जल्दी से ज्वाइन करें ताकि शुरू कर सकें। देख लो, अगर जैसा भी हो तुम बेहतर जानते होगे। मैसेज पढ़ने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कर लिया था ना। ये बुढ़ापे में लेमन चूस हो गया था, जवानी में थोड़ा ठीक भी लगता था। इसके बाद कुछ राजनीतिक दलों की बात करना, जिनके नाम बार बार इतिहास में आएंगे। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी शिथिल हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन भी थोड़ा शिथिल हो गया। स्वराज पार्टी भी उठा और नीचे गिर गया। कुछ छोटे छोटे दल भी पैदा हुए इस टाइम में। 1918 में, कल ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था स्पेशल क्लास में शाम वाली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी दल था ये अलग हो गया और इन्होंने राष्ट्रीय उदारवादी लीग के नाम की एक नई पार्टी बना ली, क्योंकि गांधी के आने के बाद ये उदारवाद का कोई मतलब बचा नहीं था। अब गांधीवादी बस बचे कांग्रेस में, और कुछ लोग अलग हो गए राष्ट्रीय उदारवादी लीग के नाम, जैसे तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल, श्रीनिवास शास्त्री। अलग तो हो गए। 1923 में इन्होंने काउंसिल का चुनाव लड़ा और काउंसिल इलेक्शन में इनका सफाया हो गया, किसी ने इनको ये वोट तक नहीं दिया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो बंगाल विभाजन के आसपास बनी थी 1906 में, नोटबुक कोई बताओ भाई, नोटबुक का क्या मतलब है? ये लर्नर को पता होगा, हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हम तो देखते ही नहीं। जो आप जो ऐप देखते हो उस ऐप से हम डील नहीं करते। हमारे एजुकेटर का ऐप अलग है। तो मुस्लिम लीग की गतिविधियां यहाँ पे शिथिल पड़नी शुरू हुई। लेकिन 1940 में हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का प्रादुर्भाव हुआ और 1940 के बाद इसने मुस्लिम लीग में प्राण फूके और ये अभिशाप बन करके उभरी भारतीय राजनीति में। एक और पार्टी का बड़ा ही योगदान मिलता है, खासकर पंजाब में, यूनियनिस्ट पार्टी। 1923 इस पार्टी का गठन जमींदारों के लिए किया गया, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए, और मुस्लिम लीग से इन्होंने गठबंधन कर लिया 1937 के चुनाव में। यूनियनिस्ट पार्टी जानी जाती है अपने खास दुष्कर्म के लिए, वो था साइमन कमीशन का, इसने समर्थन किया था। तो ये मुख्य रूप से तीन पार्टियां आई और इन तीन पार्टियों के साथ ये तीन चीजें हुई।
इसके बाद अगला एपिसोड आता है साइमन कमीशन। उन्नीस में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बनाता है, भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा शासन में भागीदारी देने के उद्देश्य से। और ये नियम किया था कि हर 10 साल में एक टीम समीक्षा करेगी कि भारतीयों के ऊपर जो शासन स्वशासन का इन्होंने प्रावधान किया था वो कितना सफल हुआ। 1919 में आया था, 1920 में इन्होंने ये कार्यवाही अपनी की। इस हिसाब से 1930 के बाद यानी 1921 में 10 साल बाद कमीशन आना था इनके असेसमेंट के लिए। लेकिन विडंबना ये हो गई कि 1929 में इंग्लैंड में चुनाव आ गया। चुनाव को ध्यान में रख करके इन्होंने कमीशन को 1927 में ही भेज दिया भारत। जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, इसलिए इसको कहा गया साइमन कमीशन। यह साइमन लिबरल पार्टी का था, इंग्लैंड के उदारवादी दल का। नहीं, मुस्लिम लीग ने नहीं किया, अभी आगे बात होगी उसकी। एक और था बाथम, ये बाथम कंजर्वेटिव पार्टी का। स्टैथ, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी का था। लेन फॉक्स, कंजर्वेटिव पार्टी। जो आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, एटली, ये भी इस कमीशन का मेंबर था। ये लेबर पार्टी का था। और बर्नोन हार्टशोन, ये भी लेबर पार्टी का था। ये 7 मेंबर साइमन कमीशन के साथ भारत आए। तो इस तरह से ब्रिटेन के तीनों दल इसमें शामिल थे, कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर। लेकिन मुद्दा ये बन गया कि साइमन कमीशन आया था भारत में किए जाने वाले भारतीयों के बीच में सुशासन की समीक्षा करने, और वो स्वशासन भारतीयों के हाथ में है, और रिपोर्ट बाहरी लोग देंगे, अंग्रेज लोग। तो ये तो कोई बात हुई नहीं। मतलब बात कुछ ऐसी हो गई कि स्त्रियों के विषय में आपको समीक्षा करना है, और मेंबर में सारे कमीशन में सारे मेंबर पुरुष हैं। इसी तरह से भारतीयों के बीच में समीक्षा करना है, और ये सारे गोरे हैं। तो इसको कहा लोगों ने व्हाइट कमीशन। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। श्वेत कमीशन। भारतीयों को नहीं शामिल किया गया, उनको जलील करने के लिए, कि आपको हम इसे लायक नहीं समझते कि आप हमारी व्यवस्था की समीक्षा कर सकते हो जो हमने बनाया। और कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत ही सीरियस, स्ट्रॉन्ग इशू बनाया। उन्होंने कहा कि हर कदम पे इसका बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1927 ईस्वी में मद्रास में। मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंसारी। इस मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और थी जिन्होंने बहिष्कार का निर्णय लिया, जैसे मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी लग रहा था कि भारत के बारे में डिसीजन देंगे, और भारतीय तो है ही नहीं इसमें। हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, और तो और साइमन कमीशन का बहिष्कार कम्युनिस्टों ने भी किया। केवल यूनियनिस्ट पार्टी, जिसके बारे में पीछे मैंने आपको बताया, उसने समर्थन किया। हालांकि मुस्लिम लीग में भी कुछ नेता थे, जैसे एक नेता थे मोहम्मद सफ़ी, इन्होंने समर्थन किया साइमन कमीशन का। कुछ और पार्टियां थी जिन्होंने समर्थन किया, यूनियनिस्ट पार्टी तो थी। एक मद्रास की थी जस्टिस पार्टी, अंबेडकर ने भी समर्थन किया इसका। अंबेडकर हर चीज को दलित और गैर दलित चश्मे से देखते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई कम से कम अंग्रेज रहेंगे तो दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा, भारतीय तो अन्याय कर लेंगे। कहीं ना कहीं अंबेडकर की सोच जातिवादी सांचे में फिट बैठती थी, लेकिन ये भारत के स्वतंत्रता के सांचे में नहीं फिट बैठ सकती। तो अम्बेडकर इसने समर्थन किया।
बंबई आयोग आके रुकता है और भीषण विरोध होता है, हड़ताल प्रदर्शन। कारण मैंने भी बताया ना थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं बताया कारण? नारे लगने लगे पूरे देश में, साइमन गो बैक। जब दिल्ली आयोग आया तो उसका स्वागत करने के लिए कोई भारतीय नहीं, सब विरोध करते थे। यहां तक कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव ने भी इसका स्वागत करने से मना किया, जिसमें मेजोरिटी नहीं की थी। और सबसे जबरदस्त विद्रोह हुआ है लाहौर में। लाहौर में तो लाला लाजपत राय ने सड़कों पे विद्रोह किया और लाठियों से पुलिस ने, लाला लाजपत राय से इनकी पुरानी खुन्नस थी ये, लाला जी ने बहुत विरोध किया था तो बदला लेने का मौका मिल गया, और वो पुरानी खुन्नस निकालने के लिए मौका देख करके भरी भीड़ में लाला लाजपत राय को अपमानित कर करके पुलिस ने लाठी डंडों से बहुत मारा, इतना मारा कि इनकी डेथ हो गई बाद में। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया। पटना, कलकत्ता, मद्रास, कोई जगह ऐसा नहीं था जहां विद्रोह नहीं हुआ। ये ये कोई स्लोगन थोड़ी ना है, साइमन गो बैक, साइमन भारत वापस जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये तो सिंपल सी बात है, नारेबाजी, नारा है ये। उधम सिंह मैंने देख लिया जी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फेसबुक पे उसकी समीक्षा भी लिखी मैंने। साइमन कमीशन ने फिर भी काम किया। 27 में 1930 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, सिफारिशें कुछ पेश की। इनकी सिफारिशें क्या थी? प्रांत को ऑटोनमस कर दो, दूसरा द्वैध शासन को समाप्त कर दो, गवर्नर और गवर्नर जनरल के अधिकारों को और भी बढ़ा दो, पहले से ही बढ़ी थी। भारतीयों के मताधिकार का जिनको जिनको अधिकार दिया गया है, इस मताधिकार के अधिकार को बढ़ाइए, यानी कम से कम 15%, 10 से 15% भारतीयों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारत के विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एक काउंसिल बनाया जाए और इसमें देशी रियासतों को भी शामिल किया जाए, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को। केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्र में खासकर भारतीयों को कोई दायित्व देने की बात नहीं की, कहा कि केंद्र में जो भी दायित्व है लेजिस्लेशन में उनको निकाल दो, वर्मा और सिंध को भारत से अलग कर दो, उड़ीसा को अपना एक अलग प्रांत बना दो, सेना का भारतीयकरण किया जाए, भारत परिषद के अधिकारों में जो इंडिया काउंसिल था इसके अधिकारों में कटौती की जाए और इसके कुछ अधिकार दे दिए जाएं गवर्नर जनरल को। ये इन्होंने मुख्य मुख्य सिफारिशें की। इन्होंने कहा ये जो हमने सिफारिशें की हैं इन पर फर्दर विचार विमर्श होना चाहिए सभी पार्टियों के द्वारा, और विचार विमर्श करने के लिए आप बुलाइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन। लेकिन कांग्रेस पार्टी या पूरा भारत जिस चीज की मांग कर रहा था, स्वराज, इसके बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और ऊपर से कह रहे हैं कि भारतीयों को निकाल के बाहर कर दो सेंट्रल लेजिस्लेशन। कहा कि भारतीय इस योग्य है ही नहीं, संविधान भी नहीं बना सकते।
इसी के जवाब में भारतीयों ने अपना पहली बार एक संविधान बनाया, जिसे जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने निर्मित किया। उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, चुनौती को स्वीकार करके। लेकिन साइमन कमीशन की ये जो रिपोर्ट थी, इस पर भयंकर एक्शन हुआ, बड़ी आलोचना हुई। इसका उद्देश्य ये माना गया कि भारत को स्वयं का शासन नहीं देना है, बल्कि जो अधिकार थोड़े बहुत मिले हुए हैं वो भी उनसे छीन लेना है। साइमन कमीशन फाइनली रिपोर्ट बना, आधार बना 1935 के अधिनियम का और नेहरू रिपोर्ट के जन्म का। तो साइमन कमीशन से भारतीयों को लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों के परस्पर मतभेद कम हुए और असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था, लोग थोड़े से लेथार्जिक हो गए थे, उनके अंदर एक नया उत्साह आया, एक वजह मिली लड़ाई लड़ने की। बर्मा को भारत और सिंध से अलग करने के पीछे एक ही कारण है कि वो है भारतीयों की एकता और अखंडता को भंग करना। जैसे बंगाल को भी अलग इसलिए किया गया कि एकता और अखंडता को समाप्त किया जा सके। तो वर्मा अलग हो जाएगा, बर्मा की व्यवस्था अलग हो जाएगी। सिंध अलग हो जाएगा, सिंध की व्यवस्था अलग हो जाएगी। और क्या कारण? तो इनमें आवागमन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा। तो ये साइमन कमीशन, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक। ठीक है, 1 मिनट में मैं आता हूं। बर्मा को अलग करने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया, अभी अलग नहीं कर दिया गया है, अलग अभी बाद में होगा। जैसे प्रपोजल है। उन्नीस सौ पैंतीस। ये प्रथम गोल में द्वितीय गोल में सम्मेलन का दृश्य है। इसमें आप गांधी जी, किन किन नेताओं को पहचानते हो? गांधी जी को तो सभी जानते हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये पटेल नहीं है, तेज बहादुर सप्रू है। अच्छा, इसमें देखो सारे लोग कैमरे की तरफ देख रहे हैं, गांधी जी को छोड़। गांधी जी कैमरे की तरफ नहीं देख। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन विज्ञापन एंड शो ऑफ। ही इज वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ही हैज नथिंग टू डू विथ फोटो। इवन ये बुढ़ा भी किसी उम्मीद में देख रहा है कि मेरी भी फोटो आ जाए। ये कोने में यहाँ एक बैठा, ये भी देख रहा है।
ये लोग को रहा नहीं गया, ये पलट पलट के देख रहे हैं। वो चिंतित हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मोतीलाल नेहरू जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया और ये बर्कनहेड भारत सचिव था। इसने कहा था कि तुम्हारी हिंदुस्तानियों की औकात नहीं है कि वो संविधान बना सके। जिसके अंदर जहर भरा हो वो जहर ही बोलेगा, जिसके अंदर जो चीज है वही देगा ना। तो इसने 24 से बर्कनहेड ने 24 नवंबर 1927 को चुनौती दी थी कि सभी को मान्य हो ऐसा संविधान भारत की तैयार कर दे तो मैं जानूं। एक साल के अंदर 28 फरवरी 1928 को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सर्वदलीय अधिवेशन बुलाया। सर्वदलीय, और इसमें 29 दलों ने भाग लिया, लेकिन इसमें निर्णय ही नहीं हो पाया। फिर उसी साल बंबई में फिर अधिवेशन आया। इसी अधिवेशन के हेड थे अंसारी। तो इस बैठक में 9 सदस्यों की समिति चुनी गई संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सचिव, तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन के नेता थे, एनएम जोशी उदारवादी दल के थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे, एमएस आणे हिंदू महासभा के, एमआर जयकर ये भी हिंदू महासभा के थे, इन्होंने अपना नाम वापस। इमाम अली मुस्लिम लीग, शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग, मंगल सिंह सिख और जीपी प्रधान ये गैर ब्राह्मण थे। कुल 10 थे, तो इन्होंने नाम वापस ले लिया था आणे ने, नहीं जयकर ने, तो 9 बचे। इस समिति को कहा गया कि आप फटाफट अपना काम पूरा कीजिए, संविधान लिखिए, 1 जुलाई 1928 के पहले ही लिख मारिए। तो इसकी ड्राफ्टिंग की मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया, इसलिए इसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। 10 अगस्त को पेश किया गया। उसी साल 28 अगस्त को फिर लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई गई और उसमें स्वीकार कर लिया गया। लेकिन बाद में इस पर बहुत विवाद भी हुआ कई कारणों से। जैसे कुछ विवाद ये थे कि ये बात कर रहा था डोमिनियन स्टेटस की, जो कि सभी लोगों को स्वीकार नहीं था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब पूरी आज़ादी नहीं थी। संघीय फेडरल सिस्टम की बात की गई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने की बात की गई। अब द्वैध शासन और फेडरल सिस्टम में दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फेडरल सिस्टम रहेगा तो द्वैध शासन भी रहेगा। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा, दिखावटी होगा। मुस्लिम लीग को सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि कम्युनल इलेक्टोरेट समाप्त कर दिया गया 1909 और 1919 वाला। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति समाप्त। लेकिन इसमें अच्छी बात कुछ थी, जैसे पहली बार नागरिकता को परिभाषित किया गया कि नागरिकता का मतलब क्या है, और 19 मूल अधिकार बताए गए। ये व्यक्ति के मूल अधिकार क्या होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात हुई। 21 साल या उससे बड़े लोग वोट डाल सकते हैं।
इसमें भी कहा गया कि सिंध को बंबई से अलग करो। प्रांतों के गठन की भी बात नेहरू रिपोर्ट में की गई कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। देशी रियासतों के राजाओं के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन हुआ। तो ये जो बेसिक चीजें थी वो चीज आने वाले संविधान में ही बनी, इसलिए नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का माना जाता है, ब्लूप्रिंट। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमको। जिन्ना ने स्वीकार कर दिया कि कम्युनल इलेक्टोरेट खत्म मत करो। अंबेडकर ने स्वीकार कर दिया कि इसमें दलितों का तो कुछ है ही नहीं। हिंदुओं ने स्वीकार कर दिया, हिंदू महासभा ने, कि इसमें हिंदुओं का भी कुछ नहीं है। पापा जी का विरोध बेटा नहीं कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही, हमारा पर्पज ही शुरू से स्वराज्य, तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता बेसिक नीड है हमारी, इसलिए ठीक नहीं। 1928 में आया, और इसके पहले हम देखते हैं कि 1927 में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी पहले पारित कर चुकी थी। तो जवाहरलाल नेहरू तो गुस्सा हो गए, सुभाष चंद्र बोस भी गुस्सा हो गया कि ये तो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के अगेंस्ट कर रहा है। इतने गुस्सा हो गए कि 1928 में नवंबर में एक नई पार्टी बना ली, उसका नाम रखा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। AIIL। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि मैं कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जिन्ना ने कहा रही ये कुछ नहीं जानता, ये नेहरू का जो पापा है तो नेहरू का ही ना पापा। ये जितना टाइम अपने मूंछों पे लगाता है, उतना टाइम अगर पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज नेहरू रिपोर्ट फेल नहीं हुआ होता। AIIL was established by नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। जिन्ना ने कहा मैं बनाऊंगा संविधान, मेरा संविधान देखना, बनते ही स्पार्किंग करेगा। उन्होंने कहा कि 14 सूत्र मैं बताता हूं, इसको कहते हैं जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। इसमें इन्होंने कहा कि सभी प्रांतों को एक समान बना दो, सभी प्रांतों को एक समान अधिकार दे दो, सभी बैठ के चैन की बंसी बजाएंगे, खुशियों के गीत गाएंगे। 1928 में, और जितने ही विधानमंडल हैं, जहां जहां भी इलेक्शन हो रहा है, वहां वहां माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दो। माइनॉरिटी, सीधे मुस्लिम नहीं बोल रहा है, वकील था ना, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन। और तो और केंद्रीय विधानमंडल में कह रहा है कि मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। 1/3 सीटें मुसलमानों को दे दोगे तो बाकी लोग तो गए काम से। हिंदू भी मांगेगा, मुस्लिम, बुद्ध भी, बौद्ध भी मांगेंगे, जैन भी मांगेंगे, ईसाई भी मांगेंगे, पारसी भी मांगेंगे, आदिवासी भी मांग लेंगे। और पृथक निर्वाचन मंडल को बरकरार रखा जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब, जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनको बिल्कुल छुआ ना जाए। मुस्लिमों की संख्या बिगड़नी नहीं चाहिए, उनका बहुमत बना रहना चाहिए, क्योंकि बहुमत में ही ताकत है। तो इस इलाका, ये इलाका, और इसके बाद ये कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हो सभी संप्रदायों को। सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए, बलूचिस्तान में संविधान बनाया जाए, राज्य की सभी सेवा में मुसलमानों का स्थान आरक्षित हो, पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड को व्यक्तिगत कानून की सुरक्षा दी जाए,
केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिलेगा। कोई भी कानून का अगर 3/4 लोग विरोध करते हैं तो वो विधेयक पारित ही ना हो। सभी के सहमति के द्वारा संविधान में कोई संशोधन न किया जाए। मतलब कुल मिला जुला के इसका बॉटम लाइन ये था कि मुस्लिमों को इंपॉर्टेंस दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने तो इसका 14 सूत्री कार्यक्रम की तरफ झांका भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहा है। नहा किया ना देखा ही नहीं, केयर ही नहीं किया, बॉदर नहीं किया। जिन्ना ने कहा कि 14 सूत्री कार्यक्रम मैंने सोचा था कि इतिहास में अमर हो जाएगा, कोई इसको देख ही नहीं रहा। तो जिन्ना की वाइफ ने कहा कि तुम इंग्लैंड लेके क्यों नहीं जाते, और इंग्लैंड में जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें साइमन कमीशन को देखेगा, तुम भी अपना दिखाना कि देखो मैं भी लाया हूं बना के कार्यक्रम। और अंग्रेज पहले से ही तुमको लाइक करते हैं। तो ये भी पानी के जहाज में बैठ करके चल पड़े 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर के इंग्लैंड। टाइटैनिक की तरह अगर ये जहाज डूब गया होता तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ती, भारत बच गया होता, 10 लाख लोग मरने से बच गए होते। लेकिन बिला वजह टाइटैनिक डूब गया, ये जहाज बच गया। और गोलमेज सम्मेलन में गया और सबको दिखाया कि देखिए मैं लाया हूँ 14 की लिस्ट लाया हूँ। अब मैकडोनाल्ड ने पढ़ा उस लिस्ट को, कहा कि वेरी गुड, यही थी तुम्हारी बात करके लाए हो। तुम्हारे जैसा भारतीय हो तो देशद्रोही की जरूरत क्या है, तुम्हारे जैसा दोस्त मिल जाए तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, तुम तो देश को बर्बाद कर दोगे। और वही हम चाहते हैं। हम तुम मौसेरे भाई हैं, और तुम्हारे इन 14 कार्यक्रमों को तो एज इट इज नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो लोग हैं वो दंगा मचा देंगे। लेकिन तुम्हारे इस हथियार को चलाने से भी नहीं चूकेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो इसी को मोल्ड करके हम आगे देखते हैं कि 1932 में ये जो मैकडोनाल्ड था कॉम्युनल पंचाक लेके आता है, कॉम्युनल अवार्ड। लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को ये दलित से रिप्लेस कर देता है, कंट्रोल V दबा देता है, कंट्रोल R। बाकी चीजें वही हैं। नेहरू जी का तो दिमाग खराब था कि हमारे पापा जी ऐसी गलती कर सकते हैं, बुढ़ापे में सठिया गए। Why? Because whatever Jinnah is demanding, maximum things are already in practice after the act of 1909 and 1919. And Muslim Astra was already doing sanghar in Indian politics. There was nothing new to do with this Muslim Astra. A new Astra was needed, and that was Dalit. नए तीर की जरूरत थी ना, दलितों का। मेरी वॉइस फिर स्लो हो गई, मैं अपनी वॉइस का क्या करूँ। आई कैन नॉट स्क्रीम, यू नो। कुछ ऐसी व्यवस्था होती कि माइक ऐसे मेरे आगे होता। कुछ आता है जुगाड़। किसी या इधर लटका लें ऐसे कुछ ऐसे। या इधर छेद कर लेते हैं ना, यहाँ से सीधे जाएगा यहाँ नीचे आवाज। अच्छा, माइक एक दिन माइक पकड़ोगे दूसरे दिन गला दबा दोगे, तो वहाँ कोई भरोसा है? खैर, नेहरू जी ने 1929 में, खैर गांधी जी तो कांग्रेस से पहले से ही दूर थे। 1922 से गांधी जी सक्रिय राजनीति में नहीं थे।
1928 में जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ तो गांधी जी फिर से राजनीति में आए। इसके बाद 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। गांधी जी को इसका अध्यक्ष प्रस्तावित किया गया। गांधी ने कहा नहीं, नेहरू जी को गांधी जी ने अपना पोजीशन दे दिया। नेहरू जी तो पहले से क्रोधित थे। इस लाहौर अधिवेशन का बड़ा महत्व है क्योंकि गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति की घोषणा, कांग्रेस की क्या नीति रहेगी, इसकी घोषणा इसी नेहरू सम्मेलन में की गई। नेहरू ने कहा 2 की आज के बाद मैं ये डोमिनियन औपनिवेशिक और स्वराज जो तुम कहते हो ना, ये सुनना नहीं चाहता हूं। अब पूर्ण स्वराज्य के नीचे न कोई बात होगी न कोई काम होगा। इन अंग्रेजों को निकाल के यहां से बाहर करो। कहा करके रावी नदी के, लाहौर के पास ही है रावी नदी की ओर दौड़ते हुए चल पड़े। लोगों ने सोचा कि नदी में कूद न जाएं। लोग भी दौड़ दौड़ के आए और तुरंत तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पे गाड़ दिया। और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। कहा कि आज 26 जनवरी का दिन है। आज भले ही हम स्वतंत्र नहीं है लेकिन स्वतंत्र होना चाहते हैं। चाहे स्वतंत्र हो चाहे ना हो, 26 जनवरी को हम हमेशा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र कब करना अंग्रेजों को डिसाइड करना था, लेकिन संविधान को 26 जनवरी लॉन्च किया गया कि झंडा फहरते रहना चाहिए। कभी भी कोई भी नेशनल ओकेजन होता है तो झंडा जरूर फहराया जाता है। नेहरू जी ने कहा कि मैं गांधी जी को सौंपता हूं राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व, और गांधी जी ने कहा कि अब मैं शुरू करूंगा नया आंदोलन, सविनय अवज्ञा। लोगों ने पूछा गांधी जी ये क्या है, आप तो इतना संस्कृत पढ़ के आते हैं, डिक्शनरी लेके आते हैं, ये क्या है? अभी तक तो हम लोग असहयोग की प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत दिनों से, अब जाके थोड़ा सा असहयोग के बारे में जाने। इस सविनय अवज्ञा अभी ये क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा एक आंदोलन है जिसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, और इसको रावी नदी के तट पे ऐसे नहीं बता दूंगा। इसके लिए तुम मेरा जो न्यूज़पेपर निकलता है यंग इंडिया, उसको पढ़ो। और सिर खुला मत रखा करो, सिर पे टोपी लगाओ, क्योंकि खुला हुआ सिर, खुली हुई दौलत और खुली हुई चीजें अच्छी नहीं होती। तब से लोग गांधी टोपी लगाना शुरू कर दिया। तो गांधी जी का न्यूज़पेपर था यंग इंडिया। इसमें लॉर्ड इरविन जो उस समय का वायसराय था, 2 मार्च 1930 में कहा कि ये देख भाई इरविन, ये 11 डिमांड है मेरी। वैसे तो मैंने डिमांड कभी किसी से की नहीं, सबको नाकुच चने चबवाए हैं। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ बालक, तुम ऐसा समझ रहे हो और अपनी सच्चाई से तुम खुद मुझसे ज्यादा वाकिफ हो। मेरे कहने की क्या जरूरत है? अब ये गांधी जी के 11 सूत्री मांगे थी जो इरविन के सामने उन्होंने रखी। पहला था कि ये जो पैसे और शीलिंग का जो डिफरेंस है, जो विनिमय की दर, एक्सचेंज रेट, तो ऐसे कर दो कि 11 शीलिंग का 4 पेंस कर दिया जाए। लगान आप जितना लेते हैं इसको घटा करके 50% कर दो। सेना का जो खर्च है उसको भी घटा करके 50% कर दीजिए। अफसरों का जो वेतन है उसको भी घटा दीजिए। सेना के लिए टैक्स लगाया जाए, और विदेशी वस्त्रों का जो आयात होता है उस आयात को कम किया जाए। भारतीय समुद्र तटों पर सिर्फ भारतीय जहाज ही आएंगे और कोई जहाज नहीं आएगा। जो आपका गुप्तचर विभाग है वो किसी काम का नहीं है, वो केवल हम लोग को परेशान करता है, इसको खत्म कर दो।
और भारतीयों को बंदूक रखने की आज़ादी दी जाए, ताकि जब चाहे आप लोग को कोई बात पसंद नहीं आने पे तुरंत गोली मार दें, छुपा के न जाना पड़े। और नमक हम अपने देश का खा रहे हैं, आपका नहीं खा रहे हैं, तो टैक्स हम नहीं देंगे, नमक टैक्स को खत्म करो। और ये नशीली जो वस्तु है ना, खासकर शराब को बैन कर दो। और 11वीं और आखिरी मांग थी कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं जो हत्या के आरोप में अंदर नहीं है, उनको छोड़ दो। और जो बाहर ऑलरेडी भारतीय गए हुए हैं, उनका आने नहीं दे रहे वापस, उनको आप आतंकवादी समझते हो, तो उनको स्वदेश आने की अनुमति दी जाए। गांधी जी ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक की बात, आत्मरक्षा शब्द जोड़ा था। आत्मरक्षा के लिए तो रख ही सकते हैं, अहिंसा का मतलब क्या है? ये एक्सचेंज रेट है, जैसे मान लो डॉलर का भी एक्सचेंज रेट क्या है, $1 बराबर लगभग 63 रुपए होता है ना। तो उस समय शीलिंग, 1 शीलिंग का 4 पेंस। एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने से महंगाई कम होगी। आश्चर्य की बात यह है कि वायसरायवा ने पढ़ा ही नहीं कि गांधी जी क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। गांधी जी उसे मिलने गए, उसने मिलने से ही मना कर दिया, और बिना मतलब के सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया, तो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी अपने डंडा उठाए और डांडी निकल पड़े। इसी को कहते हैं दांडी मार्च। गुजरात में एक समुद्र तक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 से लेकर के 34 तक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको कहते हैं। जब दांडी मार्च पे निकल पड़े तो बड़ा ही असंतोषजनक उत्तर दिया इरविन ने, और वो उत्तर था नो, जिसमें एन से बड़ा ओ बना था। गांधी जी ने कहा कि मैंने मांगी थी रोटी और बदले में मिला मुझे पत्थर। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। उनका मानना था ना कि अगर हम हथियार नहीं उठा रहे हैं तो सामने वाला क्यों चलाएगा। तो उनकी मान्यता से ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चल रही है ना बालिके। ब्रिटिश गवर्नमेंट को गांधी जी क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, उससे मतलब नहीं है। किसी को भी गोली मार लेना, किसी को भी गिरफ्तार कर देना, किसी को भी कुछ भी कर देना, ये सब। तो गांधी जी यहाँ पे आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, वो गांधी के सिद्धांतों पे थोड़ी ना हुआ। अगर अगर सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर अगर वो बंदूक उठाने के लिए अगर बोल रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, तो अंग्रेजों को तो मुद्दा मिल जाएगा ना, कि मुद्दा मिल जाएगा कि वो भारतीयों पे वायलेंस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता कि मतलब कोई भारतीय ने, किसी इंडियन ने बंदूक रखा है। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, कैन यू हियर मी? चलो, मैं तुम्हारी बात समझ गया कि अंग्रेजों को और एक बहाना मिल जाएगा भारतीयों को सताने का, अगर अंग्रेज बात को मान लेते। लेकिन गांधी जी यही तो चाहते थे कि अंग्रेज बात को ना माने, इसलिए तो उन्होंने मांगे रखी थी उनके सामने, क्यों ना माने। इसमें कहीं भी स्वराज की बात है, इसमें भी कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात है, जबकि पिछले अधिवेशन में क्या डिसाइड हुआ है, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इसमें वो बात ही नहीं है। सीधे आप पूर्ण स्वराज्य क्यों नहीं मांग रहे हो, मांगना ही है तो ये क्यों मांग रहे हो। सेना को 50% हटा दो, यानी 1 करोड़ की सेना है तो 50 लाख सेना रखोगे, जिसको मानेंगे। लगान को 50% घटा दो, यानी जो आपकी इनकम है 1 अरब रुपया भारत से लगान से कमाते हो, तो 50 करोड़ रुपया माफ कर दो लगान।
ये मानेंगे? सैलरी घटा दो, कोई भी बात प्रैक्टिकल नहीं है। गुप्तचरों को समाप्त कर दो, भारत के तटों पर सिर्फ भारतीय जहाज रहेंगे। फिर गांधी जी ने ऐसा फिजूल का काम क्यों किया? जब वो जानते थे कि नहीं मानेंगे तो ऐसा फिजूल का काम क्यों किया? इसलिए उन्होंने किया कि कोई भी लड़ाई बिना अल्टीमेटम के नहीं की जाती है। एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि ये हमारी डिमांड है, आपने नहीं माना, इसके जवाब में मैं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए शुरू करने जा रहा हूँ आंदोलन। जहां तक हथियार आत्मरक्षा की बात है, इसके पहले जो नियम था वो ये था, रोलेट एक्ट का जो नियम था वो ये था ना कि बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा भारतीयों को। और अगर किसी भारतीय के पास हथियार मिल जाता था तो उसको तो फांसी पे लटका देते थे, उसकी हत्या करने आया। लाइसेंसी हथियार अगर रखने की अनुमति मिल जाती भारत को तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती जो चोरी छुपे बंदूक अपने घरों में रखे रहते थे क्योंकि आत्मरक्षा करनी उनकी आवश्यकता थी। और अगर पकड़ लिए जाते थे, घर में हथियार पकड़ लिया जाता था तो उनको फांसी दे दिया जाता था। तो कम से कम इससे उनकी जान बच जाती अगर ये काम लीगली अलाउड होता तो। समझ गए? शुक्रिया। उन्नीस में लाहौर के अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई, लेकिन गांधी जी को कमान सौंपी गई थी फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। तो 385 किलोमीटर 78 लोगों के साथ तय करके साबरमती आश्रम से गांधी जी पहुंचे 24 दिन में। 5 अप्रैल 1930 को दांडी नाम का एक गांव था समंदर के किनारे। छह अप्रैल को वहां गांधी जी ने नमक बनाया, समंदर के पानी को एक क्यारी में इकट्ठा किया और समंदर का पानी जब सूख जाता है तो नमक बच जाता है, और इस तरह से प्रतीकात्मक रूप में नमक कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया और 9 अप्रैल को आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की। कहा कि गांव गांव, देश देश, गली गली, शहर शहर नमक बनाओ और नमक कानून को तोड़ो। स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ दीजिए, कर्मचारी दफ्तर छोड़ दें, अंग्रेजी विदेशी कपड़े जहां मिले उन्हें आग लगा दो, टैक्स सरकार को देना बंद, किसी भी प्रकार का टैक्स न दिया जाए, औरतें शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकान का घेराव करें। इसमें सबसे जबरदस्त घोषणा थी टैक्स नहीं देने वाली, क्योंकि इससे अंग्रेजों की आर्थिक रीढ़ ही टूट जाती। अब ये आंदोलन पूरे भारत में आग की तरफ फैल गया। सब लोग तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि गांधी जी कोई हुंकार भरें और उसमें मैं कदम से कदम मिलाऊंगा, भरे हुए बैठे थे। तो देश में जगह जगह, जैसे पश्चिम उत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे कहते हैं सीमांत गांधी, क्योंकि सीमांत पर ही थे ये, बॉर्डर पर। पूर्वोत्तर में यदुनाग और इनकी बेटी गाड़ी नेल्ली। दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये 3 नए नेता निकले 3 कोनों पे और हाहाकार मचा दिया। सीमांत गांधी ने तो एक लाल पठानों की सेना ही लाल कपड़े पहन के गठित कर लिया, लाल कुर्ती, और इनका संगठन था खुदाई खिदमतगार, खुदा का खिदमत करने वाले। लाल कपड़े पहनते थे इसलिए इसे कहा गया लाल कुर्ती आंदोलन।
एक पख्तून होकर के, अफगानी होकर के अहिंसा के सिद्धांतों को ये पालन करने लगे। इसी समय पेशावर में एक अद्भुत घटना घट गई। अच्छा, अशफाकुल्ला खां का जन्मदिन है, वेरी गुड। यदुना की बेटी थी। पेशावर में अंग्रेजों की एक थी गढ़वाल रेजिमेंट। इसे कमांडर थे, कैप्टन थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया कि निहत्थी भीड़ पे गोली मारो, किल देम बस्टर्ड। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे अपने लोगों पे, जलियांवाला बाग नहीं बनाएंगे। गढ़वाली का लंबी जेल की सजा दी गई, कोर्ट मार्शल कर दिया। लेकिन ये पहली अपने तरह की घटना थी कि अब ये देश प्रेम की भावना भारतीय सेना तक में फैलने लगी थी, और भारत में अंग्रेजों की मुख्य ताकत यही भारतीय सेना थी। इधर यदुनाग को फांसी पे लटका दिया गया, अंग्रेजों ने यदुनाग को फांसी दे दी। इनकी चचेरी बहन थी, सॉरी, ये गाड़ी मिल गई। तो जानते हो क्यों पूछ रहे हो? 13 साल उम्र थी इनकी, गाड़ी मिल गई थी। 13 साल की लड़की ने हाथ में झंडा उठाया और कहा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। तो वहां की जनजातियां उठ खड़ी हुई और इस आंदोलन को कहा गया जियार लंग आंदोलन। आदिवासी सारे हथियार उठा। पंडित नेहरू ने इनको रानी कहा। इनको जेल में डाल दिया गया, इनकी जिंदगी जेल में ही गुजरी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इनको रिहाई दी गई। एक और कांड होता है इसी दौरान जिसे हम कहते हैं धरसना कांड। बंबई में एक जगह है धरसना। ये कांड इसलिए विश्वविख्यात हो गया क्योंकि एक विदेशी पत्रकार ने इसकी रिपोर्टिंग की। धरसना में वहां के सत्याग्रहियों ने नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, अब्बास तैयब जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद धरसना में नमक कारखाना था पहले ही। सरोजनी नायडू, इमाम साहब, गांधी जी के बेटे थे मणिकलाल, हजारों क्रांतिकारी धरसना में इकट्ठे हो गए। सरकार ने लाठीचार्ज किया। वेब मिलर नाम का पत्रकार था इस समय। वेब मिलर ने बड़ा ही रोमांचक वर्णन किया है इस घटना का। वेब मिलर ने कहा कि धरसना जैसा भयानक दृश्य हमने अपने जीवन में देखा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सब जगह नमक कानून तोड़ा जाने लगा। गांधी जी की तरह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी त्रिशनापल्ली से लेकर के नागापट्टनम के निकट तक, वेदारण्य में एक जगह है, वहां भी नमक कानून तोड़ो यात्रा की। केरल में भी नमक यात्रा शुरू हो गई। के किलप्पन और टी के माधवन ने कालीकट से लेकर के पय्यानूर तक यात्रा की। कर्नाटक में एक जगह है सैनिकट्टा, यहां नमक कारखाने को लूट लिया गया। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने खाना में नमक डालना ही छोड़ दिया। पूरा भारत जल रहा था भभक भभक के। अंग्रेजों का खजाना खाली, टैक्स कोई दे नहीं रहा था। इरविन को हो गई टेंशन। इरविन ने 26 जनवरी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया 1921 को, ताकि देश का माहौल थोड़ा ठंडा हो। एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों गांधी जी को लेकर के इरविन के बीच बिचौलिया बने और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं? पहला, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, उसमें भाग लेगी, इसके लिए एग्री हुई।
और 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए गए भी। सरकार ने कहा कि भाई आप इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस के लिए ना, आप हमको टैक्स देना शुरू कर दीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। गांधी जी ने कहा कि ऐसा है मिस्टर वायसराय, अब नाक से पानी ऊपर जा चुका है, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज्य, टैक्स न फैक्स, तुम बाहर से निकलो, भारत से बाहर भाग जाओ। और ये इधर उधर का जो तारा दिखाते हो ना, कभी ये कमीशन, कभी वो कमीशन, कभी ये डेलीगेट, कभी वो डेलीगेट, सब ड्रामे बंद करो। हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी समय अचानक से भारत में किसी कारणवश सूखा पड़ गया, किसानों का प्रोडक्शन घट गया। कांग्रेस पार्टी ने एक नई घोषणा कर दी 1930 में, और कहा न लगान न टैक्स। इसका अभियान चलाया। गोलमेज सम्मेलन इधर फ्लॉप हुआ, गांधी जी वापस लौटे और कहा कि मैंने देश के इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया है। 4 जनवरी 1932 को फिर से शुरू कर दिया गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर। इस समय इरविन वायसराय नहीं था, इस समय वायसराय बन के आ गया था वेलिंगटन। वेलिंगटन मानता था कि कांग्रेस के साथ गोलमेज सम्मेलन करना बहुत बड़ी भूल थी और कांग्रेस को चलना बहुत जरूरी है। फिर गिरफ्तार कर दिए सबको, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिए, सामान्य कानून निलंबित कर दिए। गोलमेज ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शिथिल पड़ गया और गांधी जी फिर से सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। 1933 में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की विफलता को देखते हुए घोषणा की, और विठल भाई पटेल ने भी घोषणा की कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल हो गए हैं। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं थी। आगे गोलमेज सम्मेलनों को और विस्तार से हम व्याख्या करेंगे और गांधी इरविन समझौते को भी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखने की जरूरत है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने गरम दल का नेतृत्व करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि देश में समानांतर सरकार स्थापित करना कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने विरोध कर दिया और 1929 में ही सुभाष जी ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी और इसी लाहौर अधिवेशन में ही खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। तो आज की यात्रा यहीं तक, इसके आगे ट्रेन चलेगी कल और मिलते हैं 9 बजे स्पेशल क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। समानांतर सरकार यानी एक तरफ अंग्रेजों की सरकार चल रही है, एक तरफ भारतीय भी कुछ कुछ इलाकों में सरकार बनाना, जैसे देसी रजवाड़े हैं।